सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ आपकी हिंदी की अध्यापिका शुगुफ्ता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जो है वो तीसरा पाठ आरंभ किया था कक्षा 10वीं का, जिसका शीर्षक है जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हिंदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो हमने पढ़ा था उसके हम जो है वो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मुख्य बिंदु जो है वो जो है वो जानेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा था। जम्मू कश्मीर में हिंदी धीरे धीरे जड़ें पकड़ती गई, तो इसका विकास जो है वो एकदम नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे जो है वो इसने अपनी जड़ें जो है वो मजबूत की। कश्मीर में जैन उल आबदीन बडशाह के समय हिंदी का प्रभाव जो है वो बढ़ा। तो ज्यादा प्रभाव कब बढ़ा हिंदी का कश्मीर में? जब कौन से बादशाह आए? जैन उल आबिदीन। जैनुल आबदीन उनके समय में कश्मीर से बाहर गए कश्मीरी पंडितों में से कई लोग वापस जो है वो कश्मीर लौटे। तो मैंने आपको कहा था कि जब बादशाह जैनुल आबदीन जो है वो कहां पर आए, कश्मीर में आए, तो वो जो है वो प्रजा हितैषी जो है वो राजा थे, और इसी कारण जो लोग गए थे यहाँ से वो जो है वो वापस आ गए। कश्मीरी पंडित जो है बहुत सारे लोग बाहर गए थे, वो वापस कश्मीर लौट के आ गए। पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रवास के दौरान कश्मीरी लोग ब्रज भाषा और हिंदी की अन्य बोलियों से प्रभावित हुए। जब जो है वो अन्य क्षेत्रों में गए, पंजाब उत्तर प्रदेश, तो वहां पर जाके उन्होंने उस क्षेत्र की जो है वो भाषा जो है वो सीखी, और इस तरह जो है कश्मीरी लोगों पर ब्रज भाषा और हिंदी की अन्य बोलियों से जो है वो वहां पर जो है वो प्रभावित हुए। जम्मू कश्मीर में हिंदी के प्रचार में साधु संतों और पर्यटकों का योगदान भी बहुत रहा है। तो हिंदी के जो है प्रचार प्रसार में जो योगदान रहा है वो किसका है? बहुत सबसे ज्यादा जो है वो साधु संतों का रहा है। इसके अतिरिक्त जो है पर्यटकों का भी योगदान जो है वो बहुत अधिक रहा है। फिर हमने जाना था कि सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीर जैसे भक्त कवियों की रचनाओं ने भी जो है वो हिंदी के प्रसार में जो है वो योगदान दिया। इन कवियों के दोहों और पदों के सरल एवं लोकप्रिय होने के कारण हिंदी धीरे धीरे लोकप्रिय हुई, क्योंकि इन्होंने इनके गाए हुए जो है जो इनके लिखे हुए जो दोहे थे, पद से वो क्या थे, वो बहुत ही सरल थे, सहज थे, लोगों को समझने के लिए उसमें आसानी थी। इसीलिए इसी कारण जो है वो हिंदी धीरे धीरे जो है वो लोकप्रिय होती गई। साधु संतों और सज्जनों की जुबानी हिंदी के दोहे जुबानी आएगा प्यारे बच्चों। तो साधु संतों और सज्जनों की जुबानी हिंदी के दोहे और पद जो है वो आज भी सुनाए जाते हैं। तो साधु संत जब यहाँ पर आए और अच्छे लोग, अच्छे सज्जन यहाँ पर आए, उनकी जुबानी जो है आज भी हिंदी के दोहे जो है आज हिंदी के दोहे और पद जो है वो आज भी लोकप्रिय हैं और गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में बसकर हिंदी के प्रसार में जो है वो योगदान दिया। तो बाहर के लोग, बाहर क्षेत्र क्षेत्र के लोग जो है वो कहाँ आए? कश्मीर में आए। जैसे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश से जो है वो लोग आए, तो वे भी जो है जब जब जम्मू कश्मीर में जो है जब बस गए, तो उन्होंने भी जो है वो हिंदी के जो है प्रचार प्रसार में अपना योगदान जो है वो दिया। सर्दियों में जम्मू कश्मीर के हजारों लोग रोजी रोटी के लिए बाहर काम की तलाश में जाते हैं। तो आपने देखा है जब सर्दियां होती हैं तो लोग जो है, क्योंकि कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, तो वहां के लोग जो है वो अपनी रोजी कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? जो समीप के क्षेत्र हैं, पंजाब उत्तर प्रदेश, तो वहां पर जाने की वजह से प्यारे बच्चों हिंदी का प्रचार प्रसार जो है वो और बढ़ा। बाहर जाकर काम करने वाले लोगों का वहां के लोगों से बोलचाल और सहयोग जो है वो होता था। तो जब वो दूसरे क्षेत्रों में गए, तो वो आप कश्मीरी में तो बात कर नहीं सकते थे प्यारे बच्चों, तो बीच का माध्यम कौन सा पकड़ा गया? हिंदी। तो इसलिए जो है वो हिंदी जो है वो उनके बोलचाल का जो है वो माध्यम था, और इसी से जो है वो उनको सहयोग जो है वो प्राप्त होता था उनसे। इस संपर्क की भाषा मुख्य रूप से जो है वो हिंदी रही। तो दोनों के बीच में जो है वो संपर्क की भाषा कौन सी रही? हिंदी रही। इससे स्पष्ट होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदी के संस्कार को समझा और पहचाना। जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषाएं मुख्य रूप से भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा से संबंधित है। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जो जम्मू कश्मीर में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस परिवार से हैं? भारोपीय भाषा परिवार से है।
और पारिवारिक निकटता के कारण हिंदी का जम्मू कश्मीर की भाषाओं से निकट जो है वो संबंध जो है वो बना रहा। ये चीजें हमने जो है वो पढ़ ली है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम जो है वो आगे का भाग जो है वो आज शुरू करते हैं। हिंदी जम्मू कश्मीर में कई शताब्दियों से है, यद्यपि सही तिथि बताना जो है वो कठिन है। क्यों कठिन है प्यारे बच्चों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है वो हिंदी जो है वो बहुत पुरानी है और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इसीलिए जो है वो इसमें कहा गया है कि हिंदी जम्मू कश्मीर में कई शताब्दियों से, और इसकी तिथि, सही तिथि बताना जो है वो कठिन होगा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया था। जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसने जो है वो केवल जो है वो कुछ क्षेत्रों को जो है प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरे जो है वो भारत को जो है प्रभावित किया था। उसका प्रभाव जो है वो जम्मू कश्मीर पर पड़ना भी स्वाभाविक था। जहां पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ रहा था, उसका प्रभाव जो है वो किस पर पड़ा? जम्मू कश्मीर में भी पड़ा। इस प्रभाव के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के कई कवियों ने भक्ति परक कविताएं जो है वो मातृभाषा हिंदी में भी रची। तो इस प्रभाव के कारण ही तो जम्मू कश्मीर में जो बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने जो है वो रचनाएं की हैं, उन्होंने जो है वो किस भाषा में लिखी? कविताएं, भक्ति परक कविताएं जो है वो किस में लिखी? मातृभाषा हिंदी में लिखी। इस प्रसंग में कश्मीर की संत कवित्री रूप भवानी का नाम जो है वो लिया जा सकता है। तो इसमें जो है वो योगदान देने वाली जो है वो संत कवित्री थी, जिनका नाम है क्या प्यारे बच्चों? रूप भवानी। आप इसे याद रखिएगा, संत कवित्री रूप भवानी। पहली कवित्री जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रसंग में कश्मीर की संत कवित्री रूप भवानी का नाम जो है वो लिया जा सकता था, जिनका एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा। कश्मीर के एक और भक्ति कवि परमानंद ने अपनी कई कश्मीरी रचनाओं में हिंदी के कुछ अंश जो है वो जोड़ दिए। अब इसके बाद जो है रूप भवानी जी के बाद, संत कवित्री के बाद किसका नाम आता है? कश्मीर में कौन है? भक्त कवि परमानंद। क्या नाम है प्यारे बच्चों? परमानंद। ये आपने जो है वो जुबानी जो है वो याद रखना है। परमानंद। तो उन्होंने भी जो है वो अपनी कई कश्मीरी रचनाएं, उन्होंने बहुत सारी कश्मीरी रचनाएं लिखी प्यारे बच्चों, और उसमें भी उन्होंने क्या किया? हिंदी के कुछ जो है वो क्या जोड़ दिए? कुछ भाग, अंश होता है, भाग जो है वो जोड़ दिए। उनकी भाषा में ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी तथा कश्मीरी का विचित्र मिश्रण है। तो अगर हम भक्त कवि परमानंद जी की बात करें तो उनकी रचनाओं में आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? उनकी भाषा में आपको ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी तथा कश्मीरी का बहुत ही सुंदर चित्रण जो है वो पता चलता है। और इसीलिए जो है वो ये किस नाम से जानी जाती है? यह भाखा नाम से भी जानी जाती है। तो ये याद रखने योग्य चीजें हैं और आपने इनको जो है वो याद रखना है। पहला हमने किसके बारे में पढ़ा? इससे पहले जो है वो हमने किसके बारे में जाना कि कश्मीर की संत कवित्री रूप भवानी जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद हमने क्या जाना कि कश्मीर के एक और भक्ति कवि परमानंद ने जो है वो उन्होंने अपनी कश्मीरी रचनाओं से जो है वो हिंदी के कुछ अंश जो है वो जोड़ दिए, और इन्होंने जो है इनकी भाषा में जो है विभिन्न भाषाओं का मिश्रण मिलता है, और इसे क्या कहा जाता है? ये भाखा नाम से भी जानी जाती है। 18वीं शती में लक्ष्मण जू बुलबुल ने कुछ कविताएं लिखी। ये एक और नाम है एक कवि का, जिनका नाम है लक्ष्मण जू, और उन्होंने क्या लिखी? बुलबुल ने कुछ कविताएं लिखी जिनमें हिंदी तथा कश्मीरी दोनों भाषाओं का योग है। तो इनकी रचनाओं में आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? हिंदी भाषा के भी शब्द मिलेंगे और कश्मीरी के भी मिलेंगे। अब आप याद रखिएगा, इधर जम्मू के दत्तू नाम से ही चर्चित हुए। तो जम्मू के कवियों की बात की जाए तो उनमें जो है वो सबसे बड़ा नाम किसका आता है? दत्तू। इनका समय 18वीं शताब्दी था। तो इनका समय काल कब माना जाता है? जम्मू के जो दत्तू कवि हैं उनका समय काल माना जाता है 18वीं शताब्दी। और ये जम्मू के प्रथम हिंदी कवि भी माने जाते हैं। ये बात याद रखने योग्य है फिर से कि पहले कवि कौन माने जाते हैं जम्मू से?
दत्तू जी, और जम्मू के प्रथम हिंदी कवि वे माने जाते हैं। वीर विलास तथा वज्रराज पंचाशिका इनके द्वारा रचित प्रबंध ग्रंथ है। प्रबंध ग्रंथ का अर्थ होता है प्यारे बच्चों व्यवस्थित रूप से लिखा गया ग्रंथ। तो इनके तो कौन से दो ग्रंथ है, वीर विलास तथा वज्रराज पंचाशिका। वीर विलास नामक ग्रंथ का आधार संस्कृत भाषा में लिखित महाभारत काव्य है। और ये जो वीर विलास नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है, इसका आधार कहां से है, इसका आधार जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया महाभारत काव्य है। महाभारत में एक पर्व विशेष का वर्णन हुआ है। पर्व का अर्थ होता है एक अध्याय का, तो एक अध्याय का विशेष वर्णन हुआ है महाभारत में, जिसे क्या कहा जाता है, द्रोण पर्व कहते हैं। तो ये मन से याद रखने योग्य जो है वो सब बातें हैं और आपने इनको याद रखना है। कहां से लिया गया है कि महाभारत में एक पर्व विशेष का वर्णन हुआ है जिसे द्रोण पर्व कहते हैं। वीर विलास का आधार वस्तुतः यही द्रोण पर्व है। तो वीर विलास ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है उसका आधार क्या है प्यारे बच्चों, वस्तुतः का अर्थ होता है वास्तव में। वास्तव में क्या है, यही द्रोण पर्व है। तो ये आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इसके अतिरिक्त कमल नेत्र स्तोत्र भी इन्हीं की रचना है। तो और कौन सी रचनाएं इन्होंने की है, कमल नेत्र स्तोत्र, जिसे उत्तर भारत के लोग बड़ी श्रद्धा से गाते हैं। तो उत्तर भारत के अगर आपने जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि इनकी जो रचना है कमल नेत्र स्तोत्र, इसको बड़ी श्रद्धा भाव से जो है वो गाते हैं। उनके काव्य की कोई विशेष परंपरा देखने को नहीं मिलती है। विद्वानों का विचार है कि उनके एक वंशज कृष्णलाल नामक किसी व्यक्ति ने महाभारत के कई पदों का अनुवाद जो है वो हिंदी में किया है। तो इनके जो है कहने का तात्पर्य यह है कि कोई विशेष इनकी कोई परंपरा नहीं जो है कहीं दिखाई देती है, लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि जो इनके वंशज के एक और जो है कौन व्यक्ति है, कृष्णलाल नामक किसी व्यक्ति ने क्या किया था, महाभारत के कई पदों का अनुवाद जो है वो हिंदी में किया है। कश्मीर के भक्ति काव्य की तरह जम्मू में भक्ति काव्य की कोई ठोस परंपरा दिखाई नहीं देती। तो कश्मीर में जो है वो भक्ति आंदोलन का अच्छा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, उतना जो है वो जम्मू में जो है वो भक्ति काव्य की ठोस परंपरा जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो प्यारे बच्चों फिर से जानते हैं हमने अभी तक क्या क्या समझा, हिंदी का प्रचार प्रसार कहां से हुआ, देखते हैं। हिंदी जम्मू कश्मीर में कई शताब्दियों से प्रचलित है। जो अभी हमने गद्यांश को पढ़ा उसमें हमने क्या जाना कि ये जो है वो कई शताब्दियों से जो है वो प्रचलित है, और लेकिन इसकी सही तिथि जो है वो नहीं जो है वो बताई जा सकती, वो बताना बहुत कठिन है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ा। जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो उसका प्रभाव जो है वो संपूर्ण भारत पर था, तो इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में भी जो है वो पड़ा। भक्ति आंदोलन का प्रभाव जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा। जम्मू कश्मीर के कई कवियों ने भक्ति परक कविताएं हिंदी में रची। जब प्रभाव भक्ति आंदोलन का पड़ा तो कई संतों ने जो है वो और कई जो है वो कई जो जम्मू के कवि थे उन्होंने जो है वो भक्ति से परिपूर्ण जो है वो कविताएं जो है वो हिंदी में रची। कश्मीर की संत कवित्री रूप भवानी का नाम इस संदर्भ में प्रमुख है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे प्रमुख नाम किसका आता है, कश्मीर की संत कवित्री जिनका नाम है रूप भवानी, इसे आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त हमने क्या जाना कि भक्त कवि परमानंद ने अपनी कश्मीरी रचनाओं में हिंदी के कुछ अंश जो है वो जोड़े। तो परमानंद ने जब लिखा तो उन्होंने जो है वो अपनी कश्मीरी रचनाओं में क्या किया, कश्मीरी रचनाएं लिखी, लेकिन उसमें क्या जोड़े, हिंदी के शब्द भी जोड़े। परमानंद की भाषा में ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी और कश्मीरी का मिश्रण है, और इसीलिए जो है वो इनकी भाषा जो है वो क्या है, मिश्रित भाषा है। बहुत सारी भाषाओं को लेकर जो है वो इन्होंने रचनाएं लिखी, तो इसीलिए जो है वो क्या कहा जाता है, इसको भाका नाम से भी जो है वो जानी जाती है। याद रखने योग्य बातें हैं प्यारे बच्चों। 18वीं शती में लक्ष्मण जू बुलबुल ने कुछ कविताएं लिखी। इसके अतिरिक्त जो कवि हैं वो कौन है, लक्ष्मण जी हैं, जिन्होंने लक्ष्मण जू जिन्होंने क्या लिखा, बुलबुल ने कुछ जो है वो कविताएं जो है वो लिखी। लक्ष्मण जू बुलबुल की कविताओं में हिंदी और कश्मीरी दोनों भाषाओं का योग है। तो लक्ष्मण जू बुलबुल की जो है वो अगर बात की जाए तो उनकी कविताओं में आपको क्या मिलेगा, हिंदी और कश्मीरी दोनों ही भाषाओं का संगम जो है वो आपको दिखाई देगा।
दत्तू 18वीं शताब्दी के जम्मू के प्रथम हिंदी कवि जो है वो माने जाते हैं। तो दत्तू जी की बात की जाए तो वे जो है वो प्रथम कवि माने जाते हैं, कहाँ के, जम्मू के, और 18वीं शताब्दी के। वीर विलास और बजराज पंचाशिका दत्तू द्वारा रचित प्रबंध ग्रंथ है। तो उन्होंने जो है वो कौन से ग्रंथ लिखे प्यारे बच्चों? वीर विलास और बजराज पंचाशिका। ये याद रखने योग्य बातें हैं और आपने इन्हें याद रखना है। महाभारत के द्रोण पर्व का वर्णन कहाँ मिलता है प्यारे बच्चों? वीर विलास, ये इसका मुख्य आधार है। कमल नेत्र स्त्रोत भी दत्तू की ही रचना है। ये जो है उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं, कमल नेत्र स्त्रोत को क्या है, बड़ी श्रद्धा से जो है वो इसका गायन करते हैं, गाते हैं। और दत्तू के काव्य की कोई विशेष परंपरा देखने को हमें नहीं मिलती है। उनके वंशज कृष्ण लाल नामक व्यक्ति ने क्या किया था कि महाभारत के जो कई पद थे उसका हिंदी में अनुवाद जो है वो किया था। कश्मीर में भक्ति काव्य की तुलना में जम्मू में भक्ति काव्य की कोई ठोस परंपरा दिखाई नहीं देती है। कि कश्मीर की बात की जाए तो भक्ति आंदोलन का जो है उस पे असर जो है वो ज्यादा दिखाई देता है, और इसकी तुलना में जम्मू में कोई ऐसी कोई ठोस परंपरा दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ तक का भाग प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इस गद्यांश में आपने क्या जाना कि हिंदी का प्रचार प्रसार जो है वो किस तरह हुआ संत कवियों के आने से, और इसके अलावा जो है वो हिंदी और पर्यटकों से और हिंदी और अलग क्षेत्रों के लोग जो है जब उनकी भाषाएं आपस में मिली तो इस तरह से जो है वो इसका प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ा। और इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर के जितने भी कवि हुए हैं जिनके बारे में आज हमने जाना, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा किसके लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। तो मैं पूरी पूरी आशा करती हूँ यहाँ तक का गद्यांश आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हिंदी जम्मू कश्मीर में कितनी शताब्दियों से है? एक, ख, दो, ग, कई, घ, पांच। तो ना एक, ना दो, ना पांच, तो कई शताब्दियों से जो है जम्मू कश्मीर में क्या है, हिंदी जम्मू कश्मीर में जो है वो कई शताब्दियों से है। तो इसका सही उत्तर आएगा कई। दूसरा है प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार जो है वो प्रभावित किया था? क केवल जम्मू कश्मीर को, ख संपूर्ण भारत को, ग केवल पंजाब को, घ केवल कश्मीर को। जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो वो क्या था, पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, तो उसका प्रभाव जो है वो क्या था प्यारे बच्चों, संपूर्ण भारत पर भी हुआ। और इसी के कारण जो है वो उसका प्रभाव हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? ख संपूर्ण भारत को। तीसरा प्रश्न है, कश्मीर की संत कवित्री कौन थी? या ये अभी हमने जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न है, याद रखने योग्य है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क रूप भवानी, ख लक्ष्मण जू, ग कृष्णलाल, घ परमानंद। हमने परमानंद जी के बारे में भी पढ़ा, हमने लक्ष्मण जू जी के बारे में भी पढ़ा, और कृष्णलाल जी के बारे में यहाँ हमने नहीं जाना, रूप भवानी जी के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, संत कवित्री। तो संत कवित्री कौन है प्यारे बच्चों? इसका सही जो उत्तर आएगा क रूप भवानी। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, भक्त कवि परमानंद ने अपनी रचनाओं में किस भाषा के अंश जोड़े? क संस्कृत, ख हिंदी, ग उर्दू, घ फारसी। तो भक्त कवि परमानंद ने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा जो है वो जोड़ी है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इसका सही उत्तर आएगा ख हिंदी। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, परमानंद की भाषा में किन भाषाओं का मिश्रण है? बहुत सारे उनकी भाषाओं में जो है वो बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या पढ़ा था, क ब्रज खड़ी बोली पंजाबी और कश्मीरी, ख संस्कृत उर्दू और फारसी, ग हिंदी और संस्कृत, घ केवल कश्मीरी। तो बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण जो है वो इनकी इनकी रचनाओं में जो है वो मिलता है, और इसीलिए जो है वो क्या कहा, इसको क्या नाम दिया गया है, भाखा भी जो है वो कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर इसमें से क्या आएगा, क ब्रज खड़ी बोली पंजाबी और कश्मीरी। छठवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, परमानंद की भाषा किस नाम से जानी जाती है? अभी मैंने बोला, ठीक है, इसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, तो ये किस नाम से जानी जाती है? डोगरी, क ख भाखा, ग पहाड़ी, घ ब्रज। तो किस नाम से जानी जाती है? अभी मैंने बताया। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? भाखा, ख भाखा।
सातवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, लक्ष्मण जू बुलबुल ने किस शती में कुछ कविताएं लिखी? क 16वीं, ख 17वीं, ग 18वीं, घ 19वीं। तो ध्यान से देखिएगा, तो मैंने अभी जो आपको बताया है बार बार जो है वो क्या बोला है कि 18वीं शताब्दी में ही जो है उन्होंने ये कविताएं जो है लिखी। तो इसका सही उत्तर आएगा ग 18वीं। आठवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, लक्ष्मण जू बुलबुल की कविताओं में किन भाषाओं का योग है? क हिंदी और कश्मीरी, ख हिंदी और संस्कृत, ग पंजाबी और उर्दू, घ डोगरी और फारसी। डोगरी और फारसी तो नहीं है, पंजाबी और उर्दू भी नहीं है, हिंदी और संस्कृत भी नहीं है। जब हमने लक्ष्मण जू बुलबुल जी के बारे में पढ़ा तो हमने क्या जाना कि उन्होंने उन्होंने जो है अपनी कविताओं में किन भाषाओं का योग किया? वो दो भाषाएं थी प्यारे बच्चों। इसका सही उत्तर आएगा क हिंदी और कश्मीरी। नौवां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जम्मू के प्रथम हिंदी कवि किसे माना जाता है? जम्मू के प्रथम हिंदी कवि किसे माना जाता है? क परमानंद, ख दत्तू, ग कृष्णलाल, घ लक्ष्मण जू। तो अभी हमने जाना तो उन्हें किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ख दत्तू। 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दत्तू का समय कौन सा था? ध्यान से देखिएगा, क 16वीं शताब्दी, ख 17वीं शताब्दी, ग 18वीं शताब्दी, घ 19वीं शताब्दी। तो बार बार जो है जो मैं बोलती आई हूं वो कौन सी शताब्दी है प्यारे बच्चों? 18वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर आएगा ग 18वीं शताब्दी। 11वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, वीर विलास किसका रचित प्रबंध ग्रंथ है? क परमानंद, ख दत्तू, ग कृष्णलाल, घ रूप भवानी। अभी हमने अंतिम भाग जो है वो उसमें पढ़ा था। तो वीर विलास जो है वो किसका रचित प्रबंध जो है वो ग्रंथ है? वे हैं जम्मू के कवि जिनका नाम क्या है? दत्तू जी। तो इसका सही उत्तर आएगा ख दत्तू। 12वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, वीर विलास का आधार किस ग्रंथ पर है? क रामायण, ग ख गीता, ग महाभारत और घ पुराण। तो अभी मैंने आपको बताया था अंतिम भाग में हमने जो है वो ये जाना है कि वीर विलास का आधार क्या है, कौन सा ग्रंथ है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, रामायण, गीता, पुराण। हमने किसके बारे में जाना? ग इसका सही उत्तर है महाभारत। 13वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, वीर विलास का आधार मुख्य रूप से महाभारत के किस पर्व पर है? बार बार मैंने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर ध्यान से देखें, क आदि पर्व, ख वन पर्व, ग द्रोण पर्व या घ शांति पर्व। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? द्रोण पर्व। कमल नेत्र स्त्रोत किसकी रचना है, जिसे जो है लोग बड़ी श्रद्धा से जो है वो गाया करते थे? तो क्या आएगा? क दत्तू, ख परमानंद, ग कृष्णलाल और घ रूप भवानी। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? क दत्तू। तो अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, जम्मू में किस प्रकार की काव्य परंपरा की कोई ठोस परंपरा दिखाई नहीं देती? क वीर काव्य, ख भक्ति काव्य, ग हास्य काव्य और घ प्रकृति काव्य। तो किसकी परंपरा, ये हमने जो है वो अंतिम अभी जो है वो जाना है। तो किसकी परंपरा जो है वो दिखाई नहीं देती? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ख भक्ति काव्य। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों यहाँ तक का भाग आपका समाप्त होता है और मैं पूरी पूरी आशा करती हूँ यहाँ तक का भाग आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप इसका निरंतर अभ्यास करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।